हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस न्यू क्लासेस में अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन ने महाद्वीप वाला पार्ट स्टार्ट किया है। लगभग महाद्वीप आपके कंप्लीट ही होने वाले, जिसमें 3 आप पढ़ चुके हैं और चौथे नंबर का आपका ये चल रहा है, जिसमें आप पढ़ रहे हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अभी तक आपने इसकी जितनी भी कंट्रियाँ जो आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको कैपिटल सहित बताई हैं और कैपिटल सहित याद भी करवाई है। जैसे अगर आप देखें, मोरक्को की कैपिटल आपने देखा रबात है, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस है और केन्या की कैपिटल नैरोबी है। ठीक है, कंपाला की कैपिटल युगांडा, और इस तरीके से आपने अंगोला की कैपिटल, ये आपने पूरा बिल्कुल कैपिटल जो जो आपको मतलब जो पेपर में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं वो पूरा कंप्लीट किया। अब अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। पहले इस महाद्वीप में क्या स्पेशल है और क्या यहाँ पर पाया जाता है वो पूरा अपन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। अगर आप पेपर लगा रहे होगे और आप विजुलाइज कर रहे होगे कि वास्तव में कॉन्टिनेंट आपके एग्जाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको आपका रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को एक दिन पक्का हासिल करोगे। बस मन में एक विश्वास रखकर आपको बिल्कुल खुश होकर आपको अपनी कोई भी तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ने बैठे हो तो बिल्कुल खुश होकर आपको बैठना है, तभी आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपको चीज़ें जल्दी से कैच भी होंगी। तो अब चलते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अपन ने उठाया, ये आपको दिख रहा होगा। आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये पार्ट चौथा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसमें अपन फैक्ट के रूप में देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट देखना है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें, एरिया वाइज और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है पूछा भी जाता है। क्षेत्रफल क्रम से लगाने के लिए आता है, तो ऐसे यूरो एशिया पहले नंबर पे आपने देखा, एशिया दूसरे नंबर पर आप अफ्रीका देखोगे, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका। इस तरीके से आपको लगाने के लिए आते हैं। तो आप पहले याद रखना कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा है? दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, टोटल कंट्री की अगर बात करते हैं तो टोटल कंट्री कितनी आती है इसमें? टोटल देश या टोटल कंट्री कितनी है इसमें? 54 है। याद रखना है आपको, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है। तो टोटल कंट्री कितनी है? 54 है, ये याद रखना है। अफ्रीका के उत्तर में, यानी कि अफ्रीका के नॉर्थ में जाते हैं, अपने नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर, साउथ इसके नीचे होता है और इधर पूरा इधर पश्चिम। तो ये आपको देखना है सबसे पहले अफ्रीका के उत्तर यानी कि नॉर्थ में कौन सा सागर स्थित है? तो भूमध्य सागर आपको याद रखना है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है, ये आपको याद रखना है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम आपको दिख रहा होगा, सुएज नहर। क्या याद रखना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, किन दो ओशियन को जोड़ती है, किन दो सी को जोड़ती है, याद रखना है आपको। तो क्या है, अफ्रीका के उत्तर में कौन सा सागर है? आप याद रखे होंगे कि भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सुएज नहर है। सुएज नहर के बारे में क्या स्पेशल है? तो सुएज नहर जो है मानव द्वारा निर्मित, यानी कि अगर बात करते हैं ह्यूमन के द्वारा निर्मित पहली सबसे बड़ी नहर है, ये याद रख सकते हो आप। तो अभी आपको पॉइंट याद रखने हैं, क्या है? सुएज नहर मिस्र में, मतलब यहाँ मिस्र पड़ेगा, आपको पता है मिस्र, यहाँ पर ये 5 नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर सुएज नहर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन सी नहर कर रही है? तो इसको याद रखना है, सुएज नहर। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो, भूला सी। क्या याद रखना है? भूला सी। तो भूला सी से याद हो जाएगा, मतलब भूला से हो जाएगा भूमध्य यानी कि मेडिटेरियन सी, लाल से मतलब लाल सागर और सी मतलब हो जाएगा, सी मतलब सुएज नहर। ठीक है, तो भूला सी, ये आप ट्रिक के साथ याद रखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सुएज नहर है। किस तरीके से याद रखना है? भूला सी, यानी कि भू मतलब हो जाएगा भूमध्य, ला मतलब हो जाएगा लाल और सी मतलब हो जाएगा सुएज नहर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर यानी कि नॉर्थ गोलार्ध, यानी कि अगर बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विस्तारित है। पता है आपको यहाँ से बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपको याद रखना है भूमध्य, यानी कि 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन इसके बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, इसके बाद इससे कर्क रेखा इसके उत्तर में, मकर रेखा इसके साउथ से होकर गुजरती है। ये पॉइंट भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी आपको जस्ट याद रखना है, क्या आपको याद रखना है? अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र है जो, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में फैले। देखो अभी तक आप जो महाद्वीप देख रहे थे उनका ज़्यादातर विस्तार या तो
यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या फिर साउथ हेमिस्फीयर में। जैसे अगर बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो उसका पूरा विस्तार अगर पूरी तरह से देखा जाए तो वो पूरी तरह से इनकी किस गोलार्ध में फैला हुआ था, साउथ यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में फैला था, लेकिन इसका विस्तार दोनों तरफ देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका नॉर्थ और यानी कि दोनों गोलार्धों के बीच इसका विस्तार है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, देखो अफ्रीका महाद्वीप है, इसके साउथ में यानी कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन से सागर, कौन कौन से महासागर है, तो ये याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर यानी कि नॉर्थ में भूमध्य सागर है और यूरोप है। तो ये आपको यहाँ पर यूरोप दिख रहा होगा और ये आपको भूमध्य सागर दिख रहा होगा। आपको अपने मैप में टिक करना है और उसको देखना है। ठीक है, तो इसके उत्तर में कौन सा है, भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप है इसके उत्तर में। वही अगर बात करते हैं इसके पश्चिम में अंध महासागर यानी कि दक्षिणी अटलांटिक बोलते हैं इसको, ये याद रखना है आपको। सॉरी इसके ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये इधर से इस तरीके से फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके उत्तर में कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आपको याद रखना है यूरोप कॉन्टिनेंट है, जिसको कौन सी जल संधि यानी कि कौन सी जल संधि इसको अलग करती है, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर और नहीं अगर बात करते हैं तो पश्चिमी अंत यानी कि इसके पश्चिम में अंध महासागर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर, और इसके पूरब की बात करते हैं, पूरब ये पूरा अटलांटिक महासागर इधर तक फैला हुआ है, याद रखना है। इसके पूर्व में कौन सा है, इस साइड देखते हैं तो इस साइड हिंद महासागर है और हिंद महासागर के अंतर्गत ही आता है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है काफ़ी बार पूछा गया है, मेडागास्कर एक द्वीप है, याद रखना है। और अरब सागर किसके अंतर्गत आता है, मतलब जो हिंद महासागर है इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इंडियन ओशन बोलते हैं उसको। ठीक है, हिंद महासागर को। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले याद रखना है कि इसके उत्तर में भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी, साउथ में इसके कौन सा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, साउथ के साथ ही दक्षिण लगा हुआ है, ये यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हिंद महासागर इसके पूरब में है और अरब सागर और हिंद महासागर इसके पूरब साइड में स्थित है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, वही अगर बात करते हैं इसे सुएज नहर इसे एशिया से अलग करती है, मतलब अगर बात करते हैं सुएज नहर को एशिया से, मतलब सुएज नहर एशिया से अलग करती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन सी नहर अलग करती है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करने वाली नहर का नाम है सुएज नहर। कौन सी नहर है, सुएज कैनाल इसको अलग करती है, ये याद रख लेना। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 यही तो सुएज नहर है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो याद रखना है क्या कौन सा है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वही अगर बात करते हैं एक जल संधि है जो इसको अलग करती है, जल संधि का नाम याद रखना है एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि या जल डमरू जो भी बोलना है आपको, बाबेल मंडप काफ़ी बार सुना है आपने बाबेल मंडप। तो बाबेल मंडप यमन और जिबूती दो कंट्रियां हैं, इनको अलग करती है। तो देखो सिंपल सा पूछा जाए, जिब्राल्टर जल संधि किन दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है, तो यूरोप और अफ्रीका को। वही बाबेल मंडप जल संधि किन दो कॉन्टिनेंट को अलग करती है, तो याद रखना है आपको बाबेल मंडप जल संधि किसको अलग कर रही है, तो ये एशिया और अफ्रीका को, किसको, एशिया और अफ्रीका को। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ये हो गया जिब्राल्टर जल संधि, बता दिया आपको। पॉइंट नंबर 6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पॉइंट नंबर 6 ये लिख दिया आपको, यानी कि जिब्राल्टर जल डमरू या जल संधि कुछ भी समझो एक ही होता है। मतलब जल संधि, जल स्टेट मतलब वाटर स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो ये यूरोप को अलग करती है, ये याद हो गया आपको। इसमें याद रखना है कि जैसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि, इतिहासकारों के अनुसार ये फैक्ट निकाले गए हैं, काफ़ी स्टडी करने के बाद पता लगाया गया है कि मानव का जो जीवन यानी कि मानव जो है उसका जो जन्म हुआ है वो इसी कॉन्टिनेंट में हुआ है। इस कारण से इसको संज्ञा दी गई है जन्मभूमि, जिसकी मानव सभ्यता की जन्मभूमि इसको बोला गया है। किसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मानव सभ्यता की जन्मभूमि की संज्ञा दी गई है। किस तरीके से आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि इतिहासकारों के अनुसार कौन से कॉन्टिनेंट को मानव सभ्यता की जन्मभूमि बोला गया है, तो आपको याद रखना है मानव सभ्यता की जन्मभूमि यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बोला गया है। इसके कई लोगों, मतलब कई जो इतिहासकार होते हैं उनके द्वारा क्या काफ़ी स्टडी करने के बाद
उन्हें बताया कि यहाँ पर सबसे पहले मानव का विकास हुआ, मानव जीवन का ओरिजिन हुआ, उसके बाद यहाँ से लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में रहना शुरू किया और इस तरीके से ये भूमि पर क्या 7 जो कॉन्टिनेंट है उनमें मानव सभ्यता डेवलप हुई। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है, मानव सभ्यता की भूमि किसे कहते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका तो आपने जिब्राल्टर जल संधि आपको याद रखना है कि किस कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है, तो ये यूरोप को अलग कर रही है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में क्या है, ये स्थित है यूरोप। ठीक है, तो ये याद रखना है उसमें। अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति अगर बात करते हैं, अफ्रीका जो शब्द है इसकी उत्पत्ति यानी कि बर्बर भाषा यानी कि जो बर्बर लैंग्वेज है उसके इफ्री या इफ्रान शब्द से हुई है। इफ्री बोले या इफ्रान बोले, इस चीज़ से हुई है, जिसका मतलब होता है कि गुफाओं में रहने वाली जातियाँ। तो आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका शब्द है, अफ्रीका शब्द बर्बर भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब इफ्री है। इफ्री शब्द का मतलब क्या है? इफ्री या इफ्रान पूछ लिया जाए तो इसका मतलब होता है कि जो जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुफाओं में निवास करते हैं और गुफाओं में निवास करने वाले जातियों का मतलब ही है इफ्री या इफ्रान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो आज आपने अभी क्या है, इसमें आपको सिंपल फैक्ट के रूप में ही आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए मानव सभ्यता की जन्मभूमि किस कॉन्टिनेंट को बोला जाता है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका को। जिब्राल्टर जल संधि किन 2 कॉन्टिनेंट को अलग करती है, तो अफ्रीका और यूरोप को। उस तरीके से अगर पूछा जाए आपसे कि बावल मंडप जल संधि किन 2 कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है, तो याद रखना है एशिया और आपको याद रखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। वहीं देश की बात करें, 2 कंट्रियों की बात करें, तो आपको याद रखना है यमन और जिबूती के बीच में है। वहीं आपसे पूछा जाए कि सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो ये एक मतलब बोले तो मेडिटेरियन सी और लाल सागर को यानी कि रेड सी को जोड़ने का काम करती है। ये याद रखना है। 21 साइड स्थित है, तो इसके नॉर्थ साइड में यानी कि भूमध्य सागर स्थित है। साउथ में क्या है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं इसके पूरब वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसके पूर्व यानी कि पूरब साइड में कौन सा महासागर और कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर और आपको दिख ही रहा होगा हिंद महासागर। तो देखो इस तरीके से आपको पढ़ना है, हर चीज़ बिल्कुल आपके मौखिक रूप से हर कॉन्टिनेंट के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आप वर्ल्ड यानी कि अगर आप वर्ल्ड नहीं घूम सकते तो कम से कम अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल फन के रूप में पढ़िए। हर कंट्री का नाम ये इमेजिन कीजिए कि हमने इसमें ये चीज़ें घूमी, इस कॉन्टिनेंट में गए तो हमने ये सारी चीज़ें घूमी। जैसे आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका देखा तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें सीखी हैं। किस तरीके से वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर कॉफ़ी के लिए पोर्ट है, जैसे साउथ अमेरिका में कौन सा पोर्ट है, सेंटोस पोर्ट है। मंडी की बात करते हैं साउथ अमेरिका में, एक कॉफ़ी के लिए, कैफे के लिए साओ पालो मंडी है। इस तरीके से ठीक है, अर्जेंटीना में पियरी घास के मैदान कहाँ पर है, अर्जेंटीना में पम्पास घास के हैं, पियरीज घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए में पड़ते हैं, तो ये कैसे हैं, ठंडे हैं, गर्म है, कौन कौन सी हवा यहाँ चलती है। तो इस तरीके से हर चीज़ में डिफरेंस करना सीखिए। अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो तो न्यूज़ में आपको कोई कंट्री आ गई मतलब, तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये कंट्री हमने कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ी थी और इसकी कैपिटल क्या है। तो यही आपकी लर्निंग है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ सुन रहे हो और न्यूज़ में आप अपने आप को विजुलाइज कर पा रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल हमें याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो यही आपकी लर्निंग है। इसके लिए कल फिर मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।